हेलो फ्रेंड्स, मैं मुखर्जी सर फ्रॉम बिहार शरीफ नालंदा आप लोग के सामने फिर जो है ना ये लाइव आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए पिछला वीडियो जो है टाइम डिस्टेंस का हम पार्ट 3 दिए थे, जिसमें काफ़ी लोग जो है बहुत अच्छा उसको पसंद किए हैं, बहुत सारे सब्सक्राइब भी किए हैं, है ना। तो आप लोग का जितना सहयोग मिलेगा उतना मेरे लिए हौसला बढ़ेगा, ताकि हम आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके लाते रहेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे थे कि सर रीजनिंग का जो है ये हम लोग को वीडियो बना करके दीजिए। तो उन्हीं लोगों के डिमांड पर आप लोग के सामने है ना आज रीजनिंग का एक चैप्टर लेके आया हूँ, जो रीजनिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है ना, क्यूब डाइस। ठीक है, तो आज आप लोग के सामने हम क्यूब डाइस लाए हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर होता है ना। क्यूब डाइस हो गया, सिरोलिज्म हो गया, क्लॉक हो गया, है ना। ये सब चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। और इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आप लोग को सीखने के लिए होता है। ठीक है ना। एकदम आपको सिलसिलेवार ढंग से एकदम स्टार्टिंग से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, और एकदम इसमें जो मैक्सिमम लेवल तक होता है हर तरह का हम इसमें क्वेश्चन कराएंगे टाइप बाय टाइप। ये बहुत सारा इसमें टाइप पाया जाता है। ठीक है, लंबा चैप्टर है, और एग्जाम में तो आप लोग को भी पता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा इससे ज़्यादा लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, दोस्त में, भाई बंधु में जो है अपना ये वीडियो शेयर कीजिए। सबको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कही, है ना, ताकि और आप लोग के लिए हम अधिक से अधिक वीडियो लाएं। ठीक है, तो अभी आप लोग के सामने हम एक चैप्टर क्यूब डैश लाए हैं, जिसको हम घन और पासा कहते हैं, है ना। इसमें आप लोग को कई एक टाइप होता है एकदम जीरो लेवल से, बहुत सारा इसमें देखिए ऐसा आपको हम क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको कहीं बुक में या बहुत सारे जगह आपको बताया भी नहीं जाता है। ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में उस तरह से क्वेश्चन आता है, और जब एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे जो है उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग लेवल से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें आपको क्यूब और डाइस से संबंधित बहुत सारा इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो बताऊंगा। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। हम आपको बोर्ड पे तो पूरा नोट्स हम लिख करके देना संभव नहीं है, हम उसको आपको वर्बली जो है बोल करके पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको नोट्स समझाते जाएंगे। आप चाहे तो वीडियो रोक रोक कर, है ना, उस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम सबसे पहले आपको पासा कहिए, है ना, या घन कहिए। घन जो है, पासा जो है एक घन का ही शेप होता है। ठीक है ना, उसका इंपॉर्टेंट नोट्स बताएंगे। ये नोट्स आपका इस पूरे चैप्टर में जितना तरह का टाइप आएगा सब जगह लगभग ये आपका यूज में आता है। ठीक है, तो ये समझ लिए कि आपका इस चैप्टर का बेसिक नोट्स होगा, है ना, जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसमें हम जानते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, या आप कह सकते हैं, चूंकि हम बताए कि घन जो है एक पासा का ही शेप होता है, यानी आप कह सकते हैं कि आपका घन का रूल भी कह सकते हैं, घन का या पासा का। ठीक है, पासा का, है ना, रूल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें सबसे पहले आपको हम टाइप बाय टाइप बताएंगे। टाइप आपका इसमें बहुत सारा है, हम जैसे जैसे टाइप बताते जाएंगे टाइप का नाम भी हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है ना, जिसको हम बोलते हैं विपरीत सतह या पड़ोसी सतह ज्ञात करना, ज्ञात करना, है ना। ठीक है, यही पहला टाइप चलेगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट नोट्स जानिए, है ना, घन के बारे में। ठीक है, ठीक, ये आपका एक घन का शेप है ना। इसमें क्या क्या गुण होता है, क्या क्या रूल होता है ना। घन का रूल कहिए या गुण कहिए। ठीक है, पहला आप जानिए इसमें कि इसमें कुल मिलाकर के 12 किनारे होते हैं।
ठीक है। एक घन में कुल 12 किनारा होता है, ठीक है, 12 किनारा, जिसको हम एज भी कह सकते हैं, ठीक है। एक घन में कुल आपका 12 किनारा होता है और हर किनारों की लंबाई आपस में बराबर होती है, ठीक है। और प्रत्येक किनारा का निर्माण दो पड़ोसी सतह के मिलने से होता है। जैसे आप इस डस्टर को लीजिए, हालांकि ये डस्टर आपका घन का शेप नहीं है, घनाव का शेप है, लेकिन इसमें आप समझिए कि अगर मान लिया जाए ये घनाव का शेप है, तो इसमें देखिए ये जो होता है ना, 1 2 3 4, चार इधर, चार ये आपका थोड़ा सा डायगोनल है ना, 4 इधर, ठीक है, 1 2 3 4 इधर, है ना, और 4 इधर, 4 दूनी 8, 4, है ना। कुल मिलाकर के इसमें 12 किनारा होते हैं, तो ये एक किनारा का शेप हुआ, ठीक है। और हर एक किनारा दो पड़ोसी सतह के मिलने से होता है, ठीक है। जैसे ऊपर ये सतह और ये सतह मिला तो जाकर के ये किनारा बनता है। तो एक घन में कुल 12 किनारा, है ना, और हर एक किनारा दो पड़ोसी सतह के मिलने से बनता है। इसमें कुल मिलाकर के 6 सतह होते हैं, जिसको हम सरफेस भी बोल सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 6 सतह होते हैं, है ना, और हर एक सतह एक वर्ग होता है, ठीक है। हर एक सतह एक वर्ग होता है और सभी सतहों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। हर एक सतह एक वर्ग होता है, सभी सतहों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, और किसी भी एक सतह का एक विपरीत सतह होता है और 4 पड़ोसी सतह होते हैं। किसी भी एक सतह का एक विपरीत सतह, जैसे मान लिया अगर ये घन का शेप है तो ये सतह का ये अपोजिट सतह और 4 उसका पड़ोसी, 1 2, है ना, 3 और ये 4, ठीक है। 4 पड़ोसी किसी भी एक सतह का एक विपरीत और 4 पड़ोसी सतह होते हैं। अगर कोई सतह किसी का विपरीत हो जाता है तो वो उसका पड़ोसी नहीं हो सकता, और अगर कोई सतह किसी का पड़ोसी हो जाता है तो वो उसका विपरीत नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी दो सतह के बीच में अगर कोई तीसरा सतह आता है तो वो दोनों सतह आपस में विपरीत होते हैं। जैसे मान लिया जाए ये सतह और ये सतह के बीच में आपका ये सतह आ रहा है, ठीक है। कोई भी दो विपरीत सतह के बीच में ही कोई तीसरा सतह आ सकता है। अगर मान लिया लैंग्वेज इस तरह से हो क्वेश्चन में कि अगर मान लिया किसी दो सतह के बीच में कोई तीसरा सतह है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों सतह आपस में अपोजिट है, ठीक है। तो 12 किनारा, 6 सतह, हर एक किनारा का निर्माण दो पड़ोसी सतह के मिलने से, ठीक है। 6 सतह में आपका हर सतह का क्षेत्रफल बराबर और हर एक सतह एक वर्ग होता है, क्योंकि उसका हर किनारा का लंबाई आपस में बराबर होता है। किसी भी एक सतह का एक विपरीत सतह और 4 पड़ोसी सतह, है ना। अगर कोई सतह किसी का विपरीत हो गया तो उसका पड़ोसी नहीं होगा, अगर कोई सतह किसी का पड़ोसी हो गया तो वो उसका विपरीत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, है ना, इसमें कुल मिलाकर के 8 कॉर्नर होते हैं, जिसको आप कोना कह सकते हैं, ठीक है। 8 कोना होता है ना। अंग्रेजी में इसको कॉर्नर भी आप कह सकते हैं। एक घन में कुल 8 कॉर्नर और किसी भी एक कॉर्नर का निर्माण 3 पड़ोसी सतह के मिलने से होता है। जैसे सपोज, है ना, मान लिया ये कॉर्नर है, ठीक है, तो इधर से ये सतह, इधर से ये सतह और इधर से ये सतह मिला तो एक कॉर्नर का निर्माण होता है, ठीक है। ये सब आपका मार्केबल चीज है जो आगे आपको काम करेगा, ठीक है। तो एक घन में कुल 8 कॉर्नर, हर एक कॉर्नर का निर्माण 3 पड़ोसी सतह के मिलने से होता है, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के 12 किनारा, 6 सतह और 8 कॉर्नर, ठीक है। ये इतना होता है किसी भी एक सतह का एक अपोजिट सतह, है ना, और 4 पड़ोसी सतह होते हैं, ठीक है। तो अब आइए इसमें जो है हम इस पे प्रॉब्लम आप लोग को करवाते हैं, ठीक है। सब बेसिक चीज आपको नोट्स बताए हैं, है ना। चूंकि बोर्ड पे लिख लिख के टोटल चीज बताना काफी टाइम किलिंग होता, सो हम वर्बली आप लोग को समझाए हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके इन चीजों को आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन,
हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन लाए हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको बुक्स वगैरह में बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर है ना। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है ना, कितना बार आ चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक घनाकार डब्बे के 6 अलग अलग सतहों पर ए से एफ तक के अक्षर लिखे गए हैं। अक्षर सी के पड़ोसी सतह पर डी है लेकिन एफ नहीं। ठीक है, तथा अक्षर ए और ई के बीच में अक्षर बी है, तो बताना है बी के अपोजिट सतह पे कौन सा अक्षर होता है। हमने बताया, देखिए इस डायग्राम में एक बार फिर से हम आप लोग को बता देते हैं, है ना, कि कितना किनारा है। देखिए 12 किनारा कौन कौन होता है। ऊपर में देखिए 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 खड़ा, 1 2 3 और ये 4, 8 हुआ, और नीचे 5, ये 6, हाँ सॉरी ये 9, ये 10, ये 11, एक 12, यानी 4 ऊपर 4 खड़ा और 4 नीचे, टोटल 12 किनारा हुआ। टोटल 6 सतह होता है, एक सतह ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक सामने, एक पीछे, टोटल 6 सतह हुआ। कॉर्नर आपका देखिए आप हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये टोटल 8 आपका कॉर्नर हुआ, है ना। तो ये सब चीज ध्यान रखना है कि 12 किनारा, ठीक है, 6 सतह और 8 कॉर्नर होते। ठीक है, किसी भी एक किनारा का निर्माण दो पड़ोसी सतह के मिलने से, जैसे ये किनारा लेते हैं तो इधर से ये सतह और इधर से ये सतह मिला तो ये किनारा बना। ठीक है, कोई भी एक किनारा का निर्माण दो पड़ोसी सतह के मिलने से, ठीक है, और कोई भी एक कॉर्नर का निर्माण तीन पड़ोसी सतह के मिलने से। जैसे अगर आप ये कॉर्नर लेते हैं तो इधर से ये सतह, इधर से ये सतह और इधर से ये सतह, ये तीन सतह मिला तो ये कॉर्नर बना। कोई भी एक कॉर्नर तीन पड़ोसी सतह के मिलने से होता है। ठीक है, और कोई भी एक सतह का एक अपोजिट सरफेस और चार पड़ोसी। ठीक है, अगर कोई सतह किसी के पड़ोस में नहीं है इसका मतलब उसका अपोजिट में है, या अगर कोई सतह किसी के अपोजिट में नहीं है इसका मतलब वो उसके पड़ोस में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन बस ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, बनेगा कुछ है नहीं। जितना क्वेश्चन है ना, उसका बहुत ही कम समय, जितना क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा उसके बहुत ही कम समय में आंसर आपका आएगा। ठीक है ना, बशर्ते इसको कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझिए। ठीक है, हम इस तरह का डायग्राम पढ़ करके इस तरह का क्वेश्चन बनाना हमारे लिए बहुत ही, है ना, लेंदी होगा, या कहिए कंफ्यूजन वाला बात हो जाएगा। मान लिया 6 सतह है, हम इस पे कहीं पे, है ना, ए, है ना, बी सी डी ई, है ना, इस तरह से आप मान लिया, और भी एफ लिखना बाकी है ना। मान लिया हम इसी पे लिख दिए, ठीक है, ये इस पे है, एफ इस पे लिख दिए, तो कुछ देर के बाद पता नहीं चलेगा कौन सा अक्षर किस सतह पे आया। अब मान लिया हम ई इस पे लिखे हैं, ठीक है, तो हो सकता लगेगा कि ई इस पे है कि एफ इस पे है, या मान लिया ये इस सतह पे मान लिया हम सपोज सी लिए तो हो सकता लगे कि डी है ना, तो कंफ्यूजन पैदा होगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एकदम सरल तरीका बता रहे हैं, है ना। करना क्या है कि आपको 6 लाइन ले लेना है, ठीक है, इस तरह से पढ़ देना है। ये समझिए कि घन का एक 6 सतह हो गया, ठीक है, जिसमें ये दोनों सतह आपस में अपोजिट, और इनमें से किसी एक का ये 4 उसका पड़ोसी हो गया। ये दोनों सतह आपस में अपोजिट और इनमें से किसी एक का ये 4 उसका पड़ोसी हो गया, और ये दोनों आपस में अपोजिट और इन दोनों में से किसी एक का ये 4 उसका पड़ोसी हो गया। हम बताए किसी भी एक सतह का एक पड़ोसी विपरीत सतह, है ना, इसका ये विपरीत, तो इसका मतलब इसका ये विपरीत, ये दोनों परस्पर विपरीत, ये दोनों परस्पर विपरीत और ये दोनों परस्पर विपरीत, ये दोनों आपस में परस्पर विपरीत है, तो इन दोनों में से किसी एक का ये 4 पड़ोसी हो गया। ये दोनों आपस में अपोजिट है तो ये दोनों में से किसी एक का ये 4 पड़ोसी, और ये दोनों आपस में अपोजिट है तो ये दोनों में से किसी एक का ये 4 पड़ोसी हो गया। हम बताए थे किसी एक सतह का एक विपरीत, बाकी 4 पड़ोसी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन, है ना, कह रहा है एक घनाकार डब्बे के 6 अलग अलग सतह पर ए से एफ तक का अक्षर लिखा गया। ए बी सी डी ई और एफ 6 अक्षर है। कह रहा है अक्षर सी के पड़ोसी सतह पर डी है लेकिन एफ नहीं। ठीक है, अक्षर सी के पड़ोसी सतह पर, अगर हम सी यहां लेते हैं तो सी के पड़ोसी पर डी है, डी सी यहां लिए तो डी यहां नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका ये अपोजिट सरफेस है। ठीक है, ये अपोजिट का प्लेस है, अपोजिट पे हम पड़ोस वाला अक्षर नहीं डाल सकते हैं, तो सी के पड़ोसी पर डी है, तो सी के पड़ोसी पर डी है, तो अगर हम सी यहां लिए, लेने का सी कहीं भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम सी यहां लिए तो यहां छोड़ के कहीं भी आप डी लिख सकते हैं।
ठीक है, मान लिया हम यहाँ पे लिख दिए डी, सी के पड़ोसी पर डी है लेकिन एफ नहीं है, यानी एफ नहीं है, इसका मतलब सी एफ है ना, सी के सतह पर पड़ोसी सतह पर डी है, यानी एफ उसका पड़ोसी नहीं है, तो यानी पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब वो उसका अपोजिट होगा। तो सी का अपोजिट पे यहाँ पर कौन होगा, एफ। चूंकि कोई भी एक सतह का दो ही प्लेस हो सकता है, चाहे वो किसी के पड़ोस में जाए या किसी के अपोजिट में जाए, है ना। तो सी के पड़ोस पे डी है लेकिन एफ उसके पड़ोस पे नहीं है, यानी एफ इस चार में से कहीं भी नहीं जा सकता है, यानी उसके अपोजिट में है, ठीक है। फिर है आगे अक्षर ए और ई के बीच में, ठीक है, अक्षर बी है। हम अभी कुछ देर पहले नोट्स बता रहे थे, हम बता रहे थे कि अगर कोई दो अक्षर के बीच में कोई तीसरा सतह आता है तो इसका मतलब है कि वे दोनों सतह आपस में विपरीत है। ए तथा ई के बीच में बी है, इसका मतलब है कि ए और ई आपस में कन्फर्म रूप से अपोजिट होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। अगर ए और ई पड़ोसी हो जाएगा तो इसके बीच में फिर बी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस है कि ए तथा ई के बीच में बी है, इसका मतलब है कि ए और ई परस्पर अपोजिट है, और ए और ई परस्पर अपोजिट है तो परस्पर अपोजिट का यही तो सीट बच रहा है, ठीक है ना। तो हम ए यहाँ या ई यहाँ नहीं ले सकते ना, तो फिर ए और ई अब पड़ोसी हो जाएगा, या ए यहाँ या ई यहाँ, ये दोनों सीट पे भी नहीं ले सकते ना, तो फिर पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है। तो ए और ई के बीच में बी है, इसका मतलब ए और ई अपोजिट है, तो ए यहाँ ई यहाँ, या ए यहाँ ई यहाँ भी ले सकते हैं, उससे कोई आंसर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बच गया हमारे पास एक बी और एक सीट है, तो बी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है प्रश्न में कि बी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है, तो आपका आंसर होगा डी, है ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है अगर तो रिपीट करके देखिए, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये रहा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है ना। वीडियो पॉज करके अब खुद ट्राई कीजिए, है ना, अगर फिर नहीं बनता है तो फिर आगे आप वीडियो देखिए, है ना। तो देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। करा एक घनाकार डब्बे के 6 अलग अलग सतहों पर 1 से 6 तक का डिजिट लिखा गया है, ठीक है ना। अंक 4 के पड़ोसी सतह पर 3 है लेकिन 1 नहीं, अंक 2 तथा 5 के बीच में 4 है, तो बताना है अंक 6 के पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक नहीं है, ठीक है। फिर उसी तरह से हम 6 लाइन पढ़ लेंगे, ठीक है, 2 आमने सामने, इस तरह से समझ लीजिए। ये 6 घन का 6 सतह है ना, जिसमें हम पहले भी बताए कि ये दोनों आपस में अपोजिट, बाकी 4 उसका पड़ोसी, ये दोनों आपस में अपोजिट और ये दोनों आपस में अपोजिट, बाकी जो बच गया उसका वो पड़ोसी होता है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि 1 से 6 तक अंक लिखा गया है, अंक 4 के पड़ोसी सतह पर 3 है, अंक 4 के पड़ोसी पर 3 है। 4 कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यहीं ले, कहीं भी ले सकते हैं, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अंक 4 हमें आ गया, यहाँ पे ले लिए, पड़ोसी पर 3 है, तो इसका ये अपोजिट सरफेस है, तो यहाँ पे 3 नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डाल देंगे तो 4 के विपरीत 3 हो जाएगा, तो प्रश्न का उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ छोड़ के कहीं भी आप लिख सकते हैं, उससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, 3 हम यहाँ लिख दिए। 4 के पड़ोसी पर 3 है लेकिन 1 नहीं है, 4 के पड़ोसी पर 1 नहीं है, इसका मतलब है कि वो उसके अपोजिट में होगा। कोई भी एक सतह का दो ही प्लेस, चाहे तो किसी के पड़ोस में जाए या उसके विपरीत में जाए, मतलब मोटा मोटी कहे कि कोई भी आदमी का 2 स्थान हो सकता है, चाहे वो किसी का दोस्त हो या दुश्मन हो, ठीक है। तो एक यहाँ पे आपका आ जाएगा, 4 के पड़ोसी पर 3 है लेकिन 1 नहीं है, यानी 4 के पड़ोसी पर 1 नहीं है, यानी इस 4 प्लेस पे 1 नहीं जाएगा, तो इस प्लेस पे 1 जाएगा। फिर आगे फिर उसी तरह का है, अंक 2 और 5 के बीच में 4 है, 2 और 5 के बीच में क्या है, 4 है। अभी कुछ देर पहले भी बताया कि अगर कोई 2 सतह के बीच में कोई तीसरा अंक आता है तो वो दोनों सतह आपस में अपोजिट होगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो 2 और 5 के बीच में 4 है, इसका मतलब 2 और 5
कन्फर्म रूप से आपस में अपोजिट सरफेस पे है। तो यानी दोनों 5 अपोजिट पे होगा, 2 और 5, यही 2 प्लेस खाली है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, या यहाँ भी 2, यहाँ भी 5 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ 2, यहाँ 5, या यहाँ 2, यहाँ 5 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो दोनों पड़ोसी सतह हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया एक अंक, कौन सा? 6, एक अंक बचा, एक स्थान बचा, डाल दिए। तो कह रहा 6 के पड़ोसी पर कौन सा अंक नहीं है। इसका मतलब है कि अपोजिट सरफेस पूछ रहा है, 6 के पड़ोसी पर यही एक अंक नहीं है, बाकी तो है। ये 4 आपका पड़ोस पे है ना, यही है, वो तो नहीं है। यानी मोटा मोटी क्या है, 6 के पड़ोसी पर कौन सा अंक नहीं है, मतलब 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत क्या है? 3। आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान तरीका से, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे थोड़ा सा और टिपिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझिएगा। तो आइए देखिए थे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, तो देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ना। तो खुद ट्राई कीजिए, पहले वीडियो पॉज करके, अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम बताते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें आपको फिर एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, एक घनाकार डब्बे के 6 अलग अलग सतह पर 6 अलग अलग रंग से रंगा गया है। ये रंग है लाल, हरा, नीला, पीला, काला और गुलाबी। ठीक है, रंग नीला तथा लाल के बीच में पीला है और रंग काला के पड़ोसी पर गुलाबी है। तो बताना है रंग काला के अपोजिट पर कौन सा रंग है। ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को ये समझा रहे हैं, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कम आप लोग को मिलता है बनाने अथी बुक्स वगैरह में। ठीक है ना। उम्मीद है आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे, है ना, इस तरह का फिर हम 6 लाइन पढ़ लिए, है ना। अच्छे से समझिए इसको। कह रहा है, एक घनाकार डब्बे के 6 अलग अलग सतह पर 6 अलग अलग रंग है। लाल, हरा, नीला, पीला, काला और गुलाबी है। ठीक है, रंग नीला, ठीक है, और लाल के बीच में पीला है। अभी बता रहे थे कि कोई 2 सतह के बीच में कोई तीसरा सतह है, इसका मतलब है कि वे दोनों सतह आपस में अपोजिट है। इसका मतलब नीला और लाल आपस में अपोजिट है, क्योंकि ये दोनों के बीच में पीला है। ठीक है, तो नीला और लाल आपस में अपोजिट, कहीं भी नीला लाल यहाँ या ये दोनों पे या ये दोनों पे कहीं भी रख सकते हैं, इससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लिया हम यहाँ लिख दिए नीला, है ना, और यहाँ लिख दिए लाल। क्योंकि लाल और नीला के बीच में पीला है, तो लाल और नीला अपोजिट हो गया, इसके बीच में पीला है, यानी ये पड़ोस पे जाएगा पीला, कहीं भी, ये 4 में कहीं भी रख सकते थे। ठीक है, अब आप देखिए आगे कह रहा है, रंग काला के पड़ोसी पर गुलाबी है। ठीक है, रंग काला के पड़ोसी पर गुलाबी है। काला के पड़ोसी पर गुलाबी, अब जरा ध्यान से समझिए, काला के पड़ोसी पर गुलाबी है, तो मान लिया हम यहाँ काला रख देंगे तो यहाँ पे गुलाबी जाएगा। ठीक है, समझिए बात को कि रंग काला, मान लिया यहाँ पे काला लिखे, काला इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो रंग या काला यहाँ भी ले सकते हैं। रंग काला के पड़ोसी पर गुलाबी है, हम काला यहाँ या गुलाबी यहाँ नहीं ले सकते हैं, तो काला गुलाबी अपोजिट हो जाएगा। जबकि प्रश्न में कह रहा है रंग काला के पड़ोस पे, है ना, पड़ोस पे गुलाबी है, तो काला यहाँ रखेंगे तो गुलाबी यहाँ या यहाँ कहीं रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान रखें कि हम काला यहाँ हम अपने मन से रखे हैं, यहाँ गुलाबी भी हो सकता है तो काला भी इधर जा सकता है। ठीक है, हम यहाँ काला रख दिए, इसका मतलब हम अपने मन से पीला को उसको अपोजिट कर दिए, जबकि ऐसा बात तो कहीं लिखा हुआ है नहीं। तो हो सकता है कि यहां भी गुलाबी जाए, ठीक है, तो काला यहां चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी काला के पड़ोसी पर गुलाबी है। ठीक है, तो यहां अगर काला लेंगे तो इधर गुलाबी आ जाएगा। ठीक, तो बच गया एक कौन सा कलर, है ना, हरा। हरा आपका यहां पे चला जाएगा, है ना। अपने मन से हम कुछ कंफर्म डिसीजन नहीं लेंगे। प्रश्न में अगर ऐसा स्थिति आता है कि अगर एक से ज्यादा संभावना उत्पन्न होता है तो उस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हमको प्रश्न पूछ रहा है कि रंग काला के अपोजिट पे क्या है। अब जरा ध्यान दीजिए, काला अगर यहाँ पे है तो अपोजिट क्या है, पीला। अगर काला यहाँ पे है तो अपोजिट क्या होगा, हरा। ठीक है, जब 2 में आंसर कंफर्म नहीं हो
तो सबसे पावरफुल आंसर आपका होता है आइदर और का, ठीक है। यानी रंग काला के अपोजिट पे क्या हो सकता है ना, पीला या हरा। सबसे पावरफुल आंसर आपका ये आइदर और का चिन्ह है, पीला या हरा, हिंदी में भी लिख सकते हैं, या पीला और यानी येलो और ग्रीन भी कह सकते हैं, और हिंदी में या का इसका होता है और, इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा पीला या हरा, ठीक है। सबसे पावरफुल आंसर और 100% सही, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे, आइदर और का ऑप्शन में नहीं रहे, तब फिर हमारा आंसर होगा कि जानकारी अधूरा है, आंकड़ा अपर्याप्त है। हमारे पास कंफर्म पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम कंफर्म कर सकिए कि पीला का ठीक अपोजिट क्या होगा या हरा का ठीक अपोजिट क्या होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक और इसी तरह का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिए, दोबारा रिपीट करके देखिए, है ना। बहुत ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ाई करने का नहीं है ना। जो भी है बहुत ही हम इसको सरल तरीके से करके बता रहे हैं, है ना, जो कि आपका है ना इजीली आपको दिमाग में समझ में आ जाए, ठीक है। और इस पे ये तो मात्र क्यूब डाइस का एक छोटा सा पार्ट अभी चल रहा है, इसका बहुत सारा पार्ट है ना। अभी ये इस पार्ट चल रहा है पड़ोसी सतह या विपरीत सतह ज्ञात करना, इसमें बहुत सारा अभी बाकी है। समझिए कि आपका है ना 10% भाग अभी बता रहे हैं, अभी 90% भाग क्यूब डाइस का बाकी है ना। आराम से पढ़िए, है ना, लॉकडाउन का फायदा उठाइए, है ना। साथ में है ना महाभारत और रामायण का भी आप मजा लेते हुए आगे बढ़िए, है ना, ताकि कुछ और भी धार्मिक ज्ञान आप लोग को मिलता रहे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए एक और बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना, खुद भी ट्राई कीजिए और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कह रहा है, एक घनाकार डब्बे की 6 अलग अलग सतह पर ए से F तक के अक्षर लिखे गए हैं। अक्षर डी तथा बी के बीच में अक्षर ए है ना। अक्षर सी के पड़ोसी सतह पर ई है। तो बताएं अक्षर ए के पड़ोस में कौन कौन से अक्षर हैं, है ना। सब आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ना, फिर इसी तरह का 6 आप लाइन पढ़ लीजिए। ये समझिए घन का 6 अलग अलग सतह है, ये दोनों आपस में अपोजिट, ये दोनों आपस में अपोजिट, ये दोनों आपस में अपोजिट, ठीक है। तो कह रहा है ना अक्षर डी तथा बी के बीच में ए है, फिर वही डी और बी के बीच में है, यानी डी और बी आपस में अपोजिट है, इसके पड़ोस में ए हो जाएगा, ठीक है। डी और बी के बीच में ए है, हो गया। फिर है अक्षर सी के पड़ोस पे ई है, सी के पड़ोस पे ई है। अब देखिए यहाँ पे सी के पड़ोस में ई है, तो सी और ई यहां नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि सी यहां लेंगे तो फिर अपोजिट हो जाएगा। तो सी यहां पड़ोस में ई यहां, या हो सकता है ऐसा, देखिए हम ई यहां नहीं दिए, इसका मतलब हम अपने मन से एक उसका अपोजिट कर दिए, जबकि ऐसा प्रश्न में कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं। हम यहां भी सी लिख सकते हैं, यहां भी ई ले सकते हैं, या ये सी ई ऊपर भी जा सकता है, उससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अक्षर सी के पड़ोस में ई है, या सी यहां तो ई यहां, ठीक है। एक अक्षर बच गया आपका कौन सा, एफ, सो यहां पे चला गया, ठीक है। तो हमको बताना है ए के पड़ोस में कौन कौन सा अक्षर है। ध्यान से समझिए, ए के पड़ोस में, ए के पड़ोस में ये दोनों कंफर्म है, क्योंकि ये दोनों आपस में कंफर्म रूप से अपोजिट है, तो ये दोनों अपोजिट है, तो बाकी सबका वो पड़ोस में ही जाएगा। तो ध्यान दीजिए डी बी, ठीक है। एक तो यहां पे आपका यही दिया हुआ है ना, ए के पड़ोस में एक कंफर्म रूप से पता चल रहा है एफ, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि ए के विपरीत में अगर सी जाएगा तो पड़ोस में ई जाएगा, या अगर ए के विपरीत में ई जाएगा तो पड़ोस में सी जाएगा, यानी ई या सी, यानी डी बी एफ कंफर्म और ई या सी में से कोई एक। तो हमारा आंसर हो गया कि अक्षर ए के पड़ोस में कौन कौन सा अक्षर होगा, तो डी बी एफ ई या सी, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अभी इसी में और बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से एकदम इसको हम बता रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग का इसी का दूसरा टाइप बताएंगे, जो इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे जैसे
हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितना दोस्त हो सब दोस्त फ्रेंड्स भाई बंधु में इसको है ना शेयर कीजिए, सबको सब्सक्राइब करने के बोलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आप लोग के लिए है ना घर बैठे अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करेंगे, है ना। आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, है ना, कि कैसा आपका ये पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, नमस्कार। ओके।